जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बीपीएससी के। और इसकी जानकारी जो है आप ये नोटिफिकेशन आप बीपीएससी के साइट पे www.bpsc.nic.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले कि ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म भरने का आवेदन की तारीख है वो 15 जुलाई से शुरू होगी। 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि है इसकी 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक आप 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आप बीपीएससी के साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो नोटिफिकेशन है उसमें केवल इतना दिया हुआ है कि आवेदन की तारीख 15 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त 2023 तक चलेगी। आगे हम दूसरे नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि डिटेल क्या है, क्या क्या है इस बार 69वीं बीपीएससी में। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें पोस्ट दिए हुए हैं, 2 टेबल दिए हैं, 2 सारणी दी हुई है, उसमें अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं इस बार 69वीं बीपीएससी में। तो पहला पोस्ट है जिला समावेष्टा लेवल 9 का ही है वेतनमान इसका, और इसमें एक ही पोस्ट है वो भी जनरल का है। दूसरा पोस्ट है राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर प्रशासन कर विभाग। इसमें 3 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए। और तीसरा पोस्ट है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये निर्वाचन विभाग का है, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। और इसमें 2 ही पोस्ट हैं वो भी ईबीसी के लिए हैं। 2 पोस्ट ईबीसी के लिए, एक जनरल के लिए और एक पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें। चौथा पोस्ट है ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, ये भी लेवल 9 का है। और इसमें आपको एक पोस्ट जनरल का है, एक अनुसूचित जाति से है, इसमें 2 ही पोस्ट हैं। पांचवा है बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग का, यह लेवल 9 का है, इसमें जनरल का एक पोस्ट है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। तो इसमें 2 पोस्ट है टोटल। अधीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें एक पोस्ट है जनरल का, एक पोस्ट है अनुसूचित जाति का, टोटल 2 पोस्ट है। जिला नियोजन पदाधिकारी, इसमें 3 जनरल के पोस्ट हैं, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और एक पिछड़ा वर्ग के लिए। तो टोटल इसमें 2 पोस्ट हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें भी टोटल 6 पोस्ट हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण इसमें दिया गया है। तो 6 पोस्ट है जिसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं, 3 जिसमें जनरल का है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अगला पोस्ट है, लेवल 7 है, 13 पोस्ट है इसमें। टोटल 29 पोस्ट हैं और 13 जनरल का है जिसमें से 4 महिलाओं के लिए है, बाकी अलग अलग वर्गों के लिए है। तो टोटल प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का टोटल सीट 29 है। इसके बाद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह लेवल 7 का पोस्ट है और इसमें टोटल 168 पोस्ट हैं जिसमें से 56 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 10वां पोस्ट है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित है। इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं जिसमें से 5 जनरल का है, बाकी अलग अलग वर्ग के लिए हैं। और इसमें से 18 में से 5 सीट महिलाओं के लिए हैं। तो आप देखेंगे कि जो टेबल 1 में जितने पोस्ट दिए हुए हैं उनमें से टोटल 235 सीट हैं, इसमें से 73 महिलाओं के लिए हैं। 235 में से 108
महिला जनरल के लिए है, 108 में से 32 महिलाओं के लिए है, बाकी अलग अलग वर्ग के लिए टोटल है। तो आप देखेंगे कि सारणी 1 में टोटल 235 सीट हैं, जिसमें से 73 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। श्रेणी 2 में देखते हैं, इसमें भी कुछ पोस्ट हैं। जैसे पहला है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, यह लेवल 9 का है, वेतनमान पोस्ट है और इसमें टोटल 10 सीट हैं। इसमें जनरल का एक भी सीट नहीं है और महिलाओं के लिए एक सीट है, नहीं सॉरी, जनरल का 8 सीट है और महिलाओं के लिए एक सीट है, टोटल 10 सीट है। दूसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग का यह पोस्ट है, यह भी लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें टोटल 100 वैकेंसीज हैं, 100 पोस्ट हैं, जिनमें से 28 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और अगला है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी गृह विभाग आरक्षी शाखा, यह लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें टोटल एक ही पोस्ट है डीएसपी का। तो कुल मिला के 111 सीट है इसमें, और जिसमें से 29 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो 111 प्लस 235, 346 पोस्ट टोटल हैं इस बार 69वीं बीपीएससी में। ये था पूरा नोटिफिकेशन। अब आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या है इसका। जैसे पहला है शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुछ जो पोस्ट है उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसके लिए आपको गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना पड़ेगा मेंस में। किसी एक सब्जेक्ट को, 4 में से एक सब्जेक्ट को आपको मेंस के लिए रखना पड़ेगा, तभी आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए योग्य होइएगा। वित्तीय प्रशासनिक एवं पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक में आपको स्नातक होना चाहिए। अगर आप इन चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक नहीं है तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, जो डीएसपी हमने बताया, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, ये तकनीकी पोस्ट है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी एक में आपको स्नातक डिग्री या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए योग्य होंगे। तो ये था योग्यता, जो कुछ जनरली आपको पूरे के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और बाकी कुछ 3 पोस्ट हमने बताया उसमें कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ही है कि उन सब्जेक्ट में या तो आपको मेंस लिखना है या फिर उन सब्जेक्ट से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आरक्षण से संबंधित दिया हुआ है आवेदन। एक नोट में देखिए कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो उत्तीर्ण कर चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। जो पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी का है, बाल विकास परियोजना अधिकारी का है, ये जो स्पेशल जिसके लिए क्वालिफिकेशन है, आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि आप इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। बाद में आपको उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। अर्थात फॉर्म भरते समय ही अगर आप उसके योग्य हैं, उससे संबंधित योग्यता आपके पास है, तो आप फॉर्म भरते समय ही उसको सिलेक्ट करें, चूज करें। बाद में उस पर कोई क्लेम आप नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए। आरक्षण से संबंधित छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल उपलब्ध कराना जरूरी है, आपको जमा करना होगा। इसमें दिया हुआ है कि आरक्षण की कोटि है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कोटि कोड है 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जनजाति के लिए 3 है,
ईबीसी के लिए 4 और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। उम्र सीमा 20 साल, 21 साल और 22 साल न्यूनतम है और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष तक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या संतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मानी की जाएगी। आपके जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो जन्मतिथि दी गई है उसी को माना जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। आप जिस भी कोटि से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आपको क्लियरली वहाँ मेंशन करना होगा। शारीरिक क्षमता, कुछ पोस्ट के लिए ही शारीरिक क्षमता की मांग की जाती है, जिसमें बिहार पुलिस सेवा है, जिला समादेष्टा है, जिला अग्निशमन पदाधिकारी है। इसके लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शारीरिक माप उपलब्ध नहीं होने पर भी न्यूनतम ऊंचाई जो है उनके लिए थोड़ी कम है, 5 फीट 3 इंच और छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी विनियमावली परिशिष्ट खंड में प्रकाशित है। यहाँ दिया हुआ है परिशिष्ट खंड में। शुल्क जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। कुल मिला के केवल जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 150 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है और जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये शुल्क है, परीक्षा शुल्क। अच्छा, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसकी एंट्री जरूर बनाएं अपने फॉर्म में। उससे क्या होगा, आपका 200 रुपये बच जाएगा। अदरवाइज आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में आपसे 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपना आधार कार्ड जरूर मेंशन करिए, इससे आपका 200 रुपया बचेगा। अदरवाइज अगर आप अपना आधार नंबर नहीं फॉर्म में भरते हैं तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में लिया जाएगा। मतलब आपकी पहचान को स्थापित करने के लिए, जांचने के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अपना आधार कार्ड नंबर जरूर दीजिए ताकि आपका 200 रुपया बच जाए। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनहरित किया जा सकता है। अगर आपने कंसेशन लिया है किसी भी आधार पर, चाहे महिला के आधार पर या किसी भी प्रकार का आरक्षण आपने लिया है और शुल्क में कंसेशन लिया है, छूट लिया है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अन्यथा आपको इस आधार पर कि आपने रियायती शुल्क लिया है, आपको परीक्षा से अनहरित किया जा सकता है। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क समान अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो फ़ी है वो सामान्य का पे करिए, 600 रुपये पे करिए। बाकी आप कैटेगरी आप अपना महिला या जो भी आरक्षित कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 600 रुपया पे किया है जनरल का तो आपको इस आधार पे कि आपने रियायती फ़ी लिया है और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, इस आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप जनरल का फ़ी पे करिए, वो आपके ऊपर है, आप इस पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप आरक्षित श्रेणी का शुल्क
जमा करना चाहते हैं या फिर सामान्य श्रेणी का शुल्क भरना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इस समय, तो आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में 600 रुपये पे करके इस आधार पे कि आपने कंसेशनल फी गलत तरीके से लिया है, इस आधार पे अनर्हता से बच सकते हैं। परीक्षा संरचना आप देख ही रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा होगी। कुल 150 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे में ये होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय होगी, MCQ टाइप की होगी। निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी और जो जितने टोटल सीट है मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी, यानी कि जो 350 पोस्ट हैं उससे 10 गुना लोग मेंस के लिए चुने जाएंगे। मतलब केवल 3500 लोग पास होंगे और वो 3500 लोग मेंस देंगे। तो 10 गुना होगी जितनी भी रिक्तियां हैं, जितने पद हैं अभी तक, उससे 10 गुना लोगों को प्री में प्रारंभिक परीक्षा में पास किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आपको कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना है। अगर आपका 40% मार्क्स नहीं है तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपको मेंस के लिए कंसीडर किया ही नहीं जाएगा अगर आपका 40% मार्क्स नहीं आता है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है जो आपको लाना ही होगा, तभी आपको मेंस के लिए कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर किया जाएगा का मतलब यह है कि अगर आपके पास जनरल से है और आपको 35% मार्क्स आ रहा है, फिर भी आप 3500 में आ रहे हैं, 3500 में लोगों में आ रहे हैं जिनको मेंस के लिए लिया जाना है, लेकिन अगर आपका मार्क्स 40% से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उस कंडीशन में जो न्यूनतम अर्हतांक है उससे कम नंबर है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद भाग 2 में है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, 100 नंबर का। इसमें 30% पास करना जरूरी है, 30% अंक आपको लाना है, इसको पास करना जरूरी है। मेरिट में इस अंक की गणना नहीं की जाएगी। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र 300 नंबर का, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का और एक निबंध होगा 300 अंक का। ये टोटल 4 पेपर है जो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ऐच्छिक विषय में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म में ऑप्ट किया है तो उन्हीं चारों विषय में से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें से आपको 100 नंबर का MCQ क्वेश्चन आएगा। तो मेंस में ऐच्छिक विषय है वो अब वस्तुनिष्ठ प्रकार का MCQ टाइप का हो गया है, 100 नंबर का होगा और इसमें भी आपको न्यूनतम निर्धारित जो 40%, 36%, 34% है उतना आपको लाना होगा, न्यूनतम अर्हतांक उतना है। इसमें जो सब्जेक्ट है वह कृषि विज्ञान है, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान है, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान,
हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य। ये सारे आपके ऐच्छिक विषय है जिनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। अब ये जनरल के लिए था जो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। अब जो कुछ विशेष पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चयनित किया है तो सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र के अलावा आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम कल्याण समाज, इसमें से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में चूज करना पड़ेगा। अगर आपने वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक को ऐच्छिक विषय के रूप में चूज करना पड़ेगा। अगर आपने पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी का चूज किया है तो सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के अलावा जो आपने इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट आपका है उसमें से किसी एक को आपको ऐच्छिक विषय के रूप में चूज करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष हैं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं उनमें निबंध का पत्र नहीं होगा। बाकी पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी और बाकी जो जनरल जो भी पोस्ट हैं उनके लिए निबंध भी 300 नंबर का होगा। तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इनके मेंस में निबंध का विषय का प्रश्न नहीं होगा, निबंध विषय इनके लिए नहीं है। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। ये आप क्वालिफाई कर गए हैं तो मेंस के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि आपने प्री भर दिया है तो उसके आधार पर आप मेंस भी दे जाएंगे। आपको मेंस के लिए अलग से फिर से फॉर्म भरा जाएगा। उसमें भी आपको अलग से विहित जो शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा। एकीकृत जो आपने लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों में अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो आपने प्री परीक्षा में दिया है। प्री में जब आपने ऐच्छिक विषय चूज किया है वही आपके मेंस में होगा। मेंस का फॉर्म भरते समय आप अपना ऐच्छिक विषय नहीं बदल सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। सभी भाषेतर विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू तीनों में से किसी एक भाषा में अपने उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और भाषा में आपको लिखने की छूट नहीं है। इस तरह आपने देख लिया कि आप 3 ही भाषा में अपने उत्तर मेंस में लिख सकते हैं, वह हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी। इसके अलावा जो तकनीकी शब्द हैं, कोई वाक्यांश है या कोई उद्धृत अंश है जिसका आप अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इसमें स्थिति भिन्न होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने या नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। इसके अलावा मेंस के लिए भी दिया है कि सामान्य वर्ग के लिए सेम जो प्रीलिम्स के लिए था वैसे ही सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग इनके लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इंटरव्यू के लिए एक जो थर्ड पार्ट है, पहले फर्स्ट फेज में प्रीलिम्स हो गया, सेकेंड में मेंस हो गया मुख्य, और तीसरा जो पार्ट है एग्जाम का बीपीएससी का वो है व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू भाग 3। यहाँ पे जो लोग मेंस क्लियर कर लेंगे, लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा क्लियर कर लेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। और व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो व्यक्तित्व परीक्षण देना अनिवार्य होगा। फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जुलाई है और यह आवेदन की पूरी प्रक्रिया 5 अगस्त 2023 तक चलती रहेगी। इसके बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप 15 जुलाई को जैसे ही आवेदन शुरू होता है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाता है, आप अपना फॉर्म भर दीजिए।
कोई भी कागज़ आपको कार्यालय में नहीं भेजना है हार्ड कॉपी में, वो सब आपके अपने पास ही रखना है। जो भी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात जो फॉर्म में भरे जाएंगे वो सब PDF फॉर्मेट में होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। आप अभी जो भी डिटेल भरेंगे वो सब सही माना जाएगा। जब आपकी नियुक्ति होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, तो नियुक्ति के समय जो आपने फॉर्म में भरा है उसका सत्यापन किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। कुछ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। आप एडिट कर सकते हैं, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। पेमेंट करने से पहले आप उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। तो आप इंश्योर हो जाएं कि आपने जो भी सूचना भरी है, जो भी फॉर्म में आपने दिया है वो सब सही है, तभी आप पेमेंट करें। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। आपने जैसे फॉर्म भर दिया, आपका सबमिट हो गया, आप फिर से लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर जो ऑप्शन उपलब्ध होगा डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी अपने पास या सॉफ्ट कॉपी अपने पास जरूर रख लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अथवा आवेदन कैंसिल करना चाहते हो तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर, ईमेल ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ त्रुटि हो गई, आपने पेमेंट भी कर दिया, तो आपको लग रहा है गलती हो गई, मुझे उसे सुधार करना है, तो आप उस फॉर्म को आपने जो पहले भरा था उसको आप कैंसिल कर देंगे। आपका मोबाइल और ईमेल ID के सहायता से आप उसको कैंसिल करके फिर आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल ID दिया उसी से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेकिन दूसरा रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप जरूरी होगा कि आप पहले वाला जो फॉर्म आपने भरा है उसको आप कैंसिल कर दें। तो जो लास्ट डेट है उसके पहले आप दोबारा भी फॉर्म भर सकते हैं, पहले फॉर्म को कैंसिल करने के बाद। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं होगा। आप जब दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपको फीस भी दोबारा भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर या किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप जो भी कर रहे हैं ध्यान देकर करें, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जो भी सूचना उसमें प्रवेश कर रहे हैं ध्यान देकर करिए। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नाम और पासवर्ड को सुरक्षित रखिए क्योंकि उसी से आगे भी सारा काम होगा। फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। वेबकैम से ही फ़ोटो खींचना है। इसके अलावा जो आप अपलोड कर रहे हैं सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में, वो भी देख लें कि क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं उसमें उसकी 5 कॉपी, आयोग के अनुसार आपको उसकी 5 कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। तो आपको 5 कॉपी उसका हार्ड कॉपी अपने पास भी रखना है। अच्छा होगा सॉफ्ट कॉपी रख ले, ज़रूरत पड़े तो प्रिंट ले लें, लेकिन उसकी कॉपी जरूर रखें जो फोटो आप फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी सुरक्षित, मतलब आपने जो फॉर्म भरा है उसको डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। ये था 69वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन और आप इसको BPSC के साइट से www.bpsc.bis.nic.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अच्छा होगा कि एक बार फिर से खुद से अच्छे से उसको पढ़ लें। तो ये था 69वीं BPSC का नोटिफिकेशन और पूरा विस्तार ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा, इसमें पोस्ट से लेकर जितने भी
ज़रूरी चीज़ें थी उसको मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक करना और शेयर करना